स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक इंसान की जिसने अपनी पूरी लाइफ सेटल करी हो, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ यूएई में। अचानक एक दिन उसके पास कॉल आता है कि आप सीआईडी ऑफिस आ जाइए। उसे लगता है रूटीन वेरिफिकेशन कॉल है, वो जाता है। अगले 48 घंटों में उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उसकी अमीरात आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाती है और बिना किसी आरोप के, बिना किसी अदालत गए हुए उसे फ्लाइट में बिठाकर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसका अपराध क्या था? क्या वह एक शिया मुसलमान था, यह उसका अपराध था, या फिर मिडिल ईस्ट में चल रही एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल वॉर के कारण वह एक इनविजिबल विक्टिम बन गया था? दोस्तों, आज यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है वो सिर्फ एक डिपोर्टेशन की कहानी नहीं है। वास्तव में यह कहानी है ईरान वर्सेस गल्फ की राइवलरी की, अमेरिका ईरान के कन्फ्रंटेशन की और सऊदी और यूएई के बीच में चल रहे कंपटीशन की, जिसके बीच में फंस रहे हैं लाखों माइग्रेंट वर्कर्स जो कि यूएई में काम करते हैं और शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो सुपर पावर्स की चेस बोर्ड पर सिर्फ प्यादे बनकर रह गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक पीस मेकर की इमेज लेकर टहल रहा है, ग्लोबल पीस मीडिएटर बन रहा है। क्या पाकिस्तान की उसकी डिप्लोमेटिक सक्सेस स्टोरी जो वो दिखा रहा है, उसने उसके शिया नागरिकों के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी खड़ी कर दी है? दोस्तों, आज इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्टोरी को समझेंगे। रहिएगा अंत तक मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ग्राउंड पर हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई के हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स को डिटेंशन किया गया और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। इनमें बड़ी संख्या जो है वह शिया मुसलमानों की है। ये लोग कौन हैं? कोई दुबई के हॉस्पिटल में IT प्रोफेशनल था, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा था, तो कोई रिटेल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था। कुछ तो दशकों से यूएई में रह करके अपना घर परिवार चला रहे थे, वहां पूरी तरह सेटल हो गए थे। लेकिन अचानक ये पैटर्न बदलने लगा। लोगों के पास कॉल आने लगी कि सीआईडी ऑफिस आ जाइए, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है, कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर जो अंदर गया वह कई मामलों में वापस बाहर नहीं आया। कई लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, कुछ के डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, बिजनेस लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए गए हैं शिया मुस्लिम्स के, और उन्हें क्वाइटली चुपचाप पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल ये है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक व्यक्ति, ये रियल स्टोरी है, एक व्यक्ति जो खुद सुन्नी मुसलमान था, रिपोर्टेडली सिर्फ इसलिए इन्वेस्टिगेशन में आ गया क्योंकि वो मुहर्रम के दौरान अपने दोस्त के साथ इमाम बारगाह गया था। अब सवाल यहां पर केवल एक समुदाय से नहीं, सवाल इससे भी बड़ा सस्पेशन का हो जाता है, शक का हो जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ धार्मिक गैदरिंग के दौरान अमीरात आईडी की ट्रैकिंग हुई है और सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने यूएई पहुंचने के लिए अपने गांव की जमीन बेची हो, एजेंट्स को हजारों डॉलर्स दिए हों, और अब वो वापस अपने गांव लौट रहा है बिना नौकरी, बिना सेविंग्स, बिना भविष्य के। और इनमें से कई लोग गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, उसका कोहात है, होंगू है, चकवाल है, और ये सारे कौन से एरियाज हैं? ये सारे के सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहां से ये बिलोंग करते हैं और ये ज्यादातर शिया मुस्लिम्स हैं। यानी यह सिर्फ डिपोर्टेशन नहीं है, वास्तव में पूरे परिवारों की इकोनॉमिक कोलैप्स स्टोरी है जो यूएई में लिखी जा रही है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सरकार का क्या रिएक्शन है? दोस्तों, यहीं से कहानी और कंट्रोवर्शियल हो जाती है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इन रिपोर्ट्स को मालाफाइड प्रोपोगेंडा करार दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कोई सेक्ट स्पेसिफिक डिपोर्टेशन नहीं हो रहा है यूएई से। वहीं दूसरी तरफ जो प्रभावित परिवार हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी के कई नेताओं ने यह खुलकर आरोप लगाया है कि सरकार ने ऑलमोस्ट कंप्लीट साइलेंस मेंटेन किया है इस पर, और यही साइलेंस सबसे ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, जो इस्लामाबाद में वापस जा रहे हैं उनके खिलाफ इस्लामाबाद से कोई आवाज नहीं आ रही। अगर हजारों इमिग्रेंट वर्कर प्रभावित हो रहे हैं तो इस्लामाबाद कुछ कह और कर क्यों नहीं रहा है? इसका जवाब सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं छिपा हुआ है, वास्तव में इसका जवाब छिपा हुआ है मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में। और इसे समझने के लिए हमें 2026 की उस जंग में जाना होगा जिसने इस पूरे रीजन के पावर बैलेंस को कहीं ना कहीं रीशेप कर दिया है। पूरा का पूरा पावर बैलेंस ही शेक्ड हो गया है।
दोस्तों 28 फरवरी 2026 आपको याद होगा, मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से एक नया मिडिल ईस्ट बन गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की हत्या कर दी जाती है, उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं थी, यह था इमोशनल अर्थक्वेक। और पाकिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमले हुए, उसके बाहर हिंसा हुई, गिलगिट बाल्टिस्तान में कर्फ्यू लगाना पड़ा और कई शहरों में क्लैशेज हुए। इस दौरान पाकिस्तान की सरकार के सामने एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी। एक तरफ अमेरिका और गल्फ अलाइज थे उसके, और दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर की सीमा रेखा। तीसरी तरफ थे अपने देश की लगभग 20% शिया जनसंख्या। और इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप और शिया क्लेरिक्स के बीच में एक मीटिंग होती है और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे शिया मुसलमान और शिया कम्युनिटी पाकिस्तान की अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और वहाँ के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि अगर शियाओं को इतना ज़्यादा प्यार है खामेनी साहब से या ईरान से तो वो ईरान चले जाएं। ये महज एक स्टेटमेंट नहीं था, ये सरकार की पॉलिसी और उसकी एटीट्यूड को दिखा रहा था। और यही डर पाकिस्तान में बढ़ा और धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज में बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि ईरान ने सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ईरान ने क्या किया था, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थ्रेटन किया था, ब्लॉक कर दिया था। और दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है कि क्या है? ये दुनिया के ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन है। अगर हॉर्मुज रुकता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई बंद हो जाती है। ईरान बैक ड्रोन्स और मिसाइल्स ने जो अटैक किए उसने सबसे ज्यादा टारगेट किया गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मेजरली यूएई को। और सबसे ज्यादा डर इन सारी घटनाओं में जिसको लगा वो था यूएई, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल हब है यूएई। या अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और इस तरीके की समस्याएं बढ़ती हैं, इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, टूरिज्म गिर जाएगा और शिपिंग रूट प्रभावित होंगे। यानी कि यूएई के लिए जो ईरान है वो सिर्फ मिलिट्री थ्रेट नहीं है, वास्तव में इकोनॉमिक थ्रेट भी है और सोशल थ्रेट भी है। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा समझिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि मिडिल ईस्ट जब जल रहा था तो पाकिस्तान ने खुद को एक ग्लोबल मीडिएटर की तरह प्रस्तुत किया। पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और अप्रैल 2026 में पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में एक टेम्परेरी सीज फायर कराने में पाकिस्तान ने बढ़िया भूमिका निभाई, बड़ी भूमिका निभाई। फिर इस्लामाबाद में हाई लेवल की टॉक्स हुई, अमेरिकन डेलीगेशन आता है, ईरानियन डेलीगेशन आता है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता है और पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर टिक जाती है। हालांकि यह टॉक फेल हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया सफलतापूर्वक कि हम दोनों साइड से बात कर सकते हैं, हमारा भरोसा दोनों पर है और हम पर दोनों को भरोसा है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट बन जाती है। लेकिन दोस्तों हर डिप्लोमेटिक विक्ट्री की कुछ कॉस्ट होती है और पाकिस्तान के लिए यह कॉस्ट क्या थी? पाकिस्तान के लिए यह कॉस्ट थी यूएई का डिस्ट्रस्ट। क्योंकि यूएई चाहता था कि पाकिस्तान ओपनली ईरान के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन पाकिस्तान ने बैलेंस्ड पोजीशन ली। उसने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया, ईरान को भी ओपनली एनिमी नहीं बनाया। यानी कि इस्लामाबाद ने मोटे तौर पर न्यूट्रलिटी का चुनाव किया और यही न्यूट्रलिटी अबू धाबी को लगने लगी बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटी। तो दोस्तों अब हम कहानी के उस कोर में चलते हैं जिस कोर में पूरी यूएई की नाराजगी का रीजन है। यूएई की नाराजगी केवल एक कम्युनिटी विशेष या रिलीजन के लिए नहीं है या शिया मुस्लिम्स के लिए नहीं है, इसके पीछे उसकी सिक्योरिटी का मामला है, ऑयल पॉलिटिक्स है और रीजनल डोमिनेंस का भी एक बड़ा एंगल है। और ईरान का डर तो है ही है, जो क्योंकि ईरान ने बहुत हमले किए हैं यूएई को, सबसे ज्यादा हमले किए इनफैक्ट। तो देखिए यूएई ऑफिशियली यह मानता है कि ईरान गल्फ सोसाइटीज में इन्फ्लुएंस नेटवर्क बनाकर इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करता रहा है और कर रहा है। अब चाहे यह परसेप्शन जो यूएई का है वह सही हो या गलत हो, लेकिन गल्फ मोनार्कीज में इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जा रहा है। और इसी माहौल में सस्पेशन तब बढ़ा जब पाकिस्तानी शिया वर्कर्स पर यूएई में कई सारी जांच होने लगी। और क्योंकि यूएई को की सिक्योरिटी एजेंसीज को डर था कि ईरान लिंक्ड सिंपैथीज गल्फ के अंदर अनरेस्ट पैदा कर सकती हैं और अगला कदम यूएई के अंदर होगा। दूसरा कारण है पाकिस्तान का ईरान के साथ बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। देखिए पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा था, ईरान को लेजिटिमेसी मिल रही थी एक तरीके से, इनडायरेक्टली ही सही, और यूएई को यह काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। तीसरा कारण इसका जो था वो था सऊदी अरेबिया का फैक्टर। पाकिस्तान
हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया के बेहद करीब रहा है। यूएई और सऊदी अरेबिया अलाइज जरूर हैं, लेकिन दोनों के बीच में रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर के हिडन राइवलरी लगातार बनी रहती है। यानी कि पाकिस्तान की बैलेंसिंग पॉलिसी धीरे धीरे यूएई को अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल लगने लगी और फिर इकोनॉमिक प्रेशर भी शुरू हो गया। लोन रिपेमेंट की डिमांड कर दी यूएई ने, फाइनेंशियल प्रेशर बनाया और सिक्योरिटी क्रैकडाउन्स पर बात होने लगी। और इसी एटमॉस्फेयर में ऑर्डिनरी जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं जो यूएई में काम कर रहे हैं, वो सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा वही लोग पिसते हैं जिनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर खड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सामने एक डायलेमा है। डायलेमा क्या है? एक तरफ यूएई और गल्फ नेशंस हैं और दूसरी तरफ जहां पर लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस, उसकी पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उसके रेमिटेंसेस से आता है और वो रेमिटेंसेस कर देते हैं ये गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे लोग। यहां से आने वाली जो रेमिटेंसेस है ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक तरीके से लाइफलाइन है। पाकिस्तान का जो ऑयल डिपेंडेंसी है वह भी गल्फ पर पूरे तरीके से है, यानी कि इस्लामाबाद गल्फ को नाराज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी शिया पॉपुलेशन है जो गिलगिट बाल्टिस्तान, कोहट और चकवाल जैसे एरियाज में रहते हैं और ये पहले से बहुत ही इकोनॉमिकली फ्रेजाइल ग्रुप्स हैं। अब जब जो वर्कर्स हैं, जो डिपोर्टेड वर्कर्स हैं, वो जो लौट रहे हैं, तब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, एंगर और इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ रही है। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर भी है, जो है वो है सेक्टोरियन इंस्टेबिलिटी। यानी कि इस्लामाबाद पॉलिसी यूएई को चैलेंज नहीं कर सकती है और ओपनली साइलेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर, देश के अंदर जो असंतुष्टि है वो बहुत व्यापक तौर पर, विस्फोटक तौर पर पहुंच रही है। और यही कारण है कि पाकिस्तान बहुत ही कॉशियसली साइलेंस पॉलिसी को मेंटेन कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि इतिहास हमेशा वॉर्स और ट्रीटीज को याद रखता है, लेकिन एयरपोर्ट्स पर रोते हुए माइग्रेंट वर्कर्स हिस्ट्री बुक्स में नहीं दिखाई देते हैं। यूएई और पाकिस्तान की इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो यही है कि क्या जियोपॉलिटिक्स में आम आदमी के जीवन की, उसकी आजीविका की कोई कीमत होती है? क्या हमेशा ही ये जो आम आदमी है वो सुपर पावर्स की चेस बोर्ड पर केवल और केवल एक कोलेटरल डैमेज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहेगा कि क्या पाकिस्तान की ये जो न्यूट्रलिटी है यूएई को लेकर के और इस तरीके की घटनाओं को लेकर और साइलेंस है, यह सही है या फिर पाकिस्तान को गल्फ ब्लॉक के सामने खुद खुलकर खड़ा होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे सब हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वक्त एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। आपको फीस में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर भी दिया जा रहा है। हमारे कोर्सेज में आपको 1000 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन दिल्ली मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो 100% फीस में रिफंड भी हो जाएगा। यानी कि जो आपने फीस दी है अभी एडमिशन लेते समय, वो पूरी की पूरी प्री क्वालिफाई करते ही रिफंड कर दी जाएगी। तो देर मत कीजिए, 15 मई तक आपको यह मौका दिया जा रहा है। कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके लिए ये सारे ऑफर्स वैलिड हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।